दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक कोरियन एक्शन थ्रिलर सीरीज को एक्सप्लेन करूंगा। इस सीरीज का नाम है अ शॉप फॉर किलर्स। इस कहानी में हम एक 21 साल की जियोंग जियान को देखते हैं जिसके अंकल की जब रहस्यमय तरीके से मौत होती है तो जियोंग को मारने के लिए दर्जनों लोग एडवांस वेपन के साथ आते हैं। जियोंग जियान को पता नहीं कि उसके अंकल क्या करते थे। वो इस बात से भी अनजान होती है कि वो चाहे तो सिर्फ 1 मिनट में ही सबका सफाया भी कर सकती है। क्या जियान अपने आप को बचा पाएगी? क्या उसे अपने अंकल की सच्चाई पता चलेगी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। पहले एपिसोड की शुरुआत में हम एक सायरन को बजता हुआ देखते हैं। लोकल्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि आर्मी की फायरिंग सेशन शुरू होने वाली है, कोई भी उस एरिया में एंटर न करे। जिसके कुछ देर बाद हम कुछ लोगों को गन के साथ एक घर की तरफ जाता हुआ देखते हैं और सेम उसी घर की तरफ एक स्नाइपर भी निशाना लगाए बैठा होता है जो कि एक लड़की को मारना चाहता है। इस लड़की का नाम होता है जियोंग जियान और इसके साथ इस घर में हम 2 और लोगों को भी देखते हैं। एक बेहोश होता है तो वही दूसरी घायल होती है। जियान यहाँ पर एक गन की तरफ बढ़ती है पर वो स्नाइपर उस गन को शूट कर उससे दूर कर देता है। जियान को याद आता है कि उसके अंकल उसे एक्शन मूवीज दिखाते हुए बता रहे थे कि हीरो पर विलेंस इसलिए गोलियां नहीं चला पाते क्योंकि हीरो उनसे बचने के लिए ब्लाइंड स्पॉट्स का इस्तेमाल करता है। जियान भी यहाँ पर उस स्नाइपर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ब्लाइंड स्पॉट्स का पता लगाती है। वो एक झाड़ू पर शीशा बांधकर उसे ऊपर नीचे करती है जिसे वो स्नाइपर बड़ी ही आसानी से शूट कर देता है। जियान ऐसा तब तक करती है जब तक कि उस स्नाइपर का निशाना मिस नहीं होता, जिससे जियान को मिलता है एक ब्लाइंड स्पॉट जहां पर वो स्नाइपर शूट नहीं कर सकता। इसलिए वो फ्रिज के ऊपर चढ़कर वहां से कूदने का सोचती है तो वहीं वो स्नाइपर भी इस बात को भांप लेता है और वो अपने ड्राइवर को गाड़ी थोड़ा सा आगे करने को कहता है और दोनों ही यहाँ पर तैयार होते हैं जियान कूद कर सेफ जगह पर जाने के लिए तो वहीं वो स्नाइपर उसके कूदते ही उसे मार गिराने के लिए जो कि उसके कूदते ही फायर करता है और गोली ऑलमोस्ट उसे छूते हुए निकल जाती है। जियान सोफा पर जाकर गिरती है और उसके नीचे पड़े पिस्टल को वो निकालने की कोशिश करती है। उसका हाथ पिस्टल तक पहुंच नहीं पाता इसलिए वो सोफा को ही उल्टा कर देती है जिसके नीचे होता है एक स्नाइपिंग राइफल जिससे वो भी करती है उस स्नाइपर पर शूट और ये होती है पहले एपिसोड की एंट्री। नाउ ये कहानी पास्ट एंड प्रेजेंट में बहुत ही ज्यादा जाती है और ट्विस्ट तो इस कहानी में इतने सारे हैं कि उन्हें एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं। अभी के लिए कहानी 1 हफ्ते पीछे जाती है जहां पर हम जियान को एक पुलिस स्टेशन में देखते हैं। वैसे तो ये रिपोर्ट लिखवाने के लिए आई होती है कि उसे एक लड़का छेड़ रहा था पर जो पुलिस कैमरा में देखती है उसके हिसाब से वो ये तय नहीं कर पाती कि वो उस लड़के को अरेस्ट करे या फिर उसे। हुआ ये होता है कि जब जियान एक वॉशरूम में एंटर करती है तो उसके पीछे वो लड़का भी एंटर करता है। वो उसे छेड़ने की कोशिश करता है पर जियान उसकी इतनी बुरी तरह से पिटाई कर देती है कि अब वो लड़का ही पुलिस में कंप्लेन करने के लिए आया होता है इन सब की। इसलिए वो ऑफिसर यहाँ पर जियान को फोन करने के लिए कहता है उसके पेरेंट्स को। जियान का इस दुनिया में कोई नहीं होता सिवाय उसके अंकल का, इसलिए वो सीधा उसे ही फोन लगाती है। यहाँ पर वो कॉल एक पुलिस ऑफिसर पिक करता है और वो उसे जल्दी से दूसरे स्टेशन में आने के लिए कहता है क्योंकि उसके अंकल की यहाँ पर मौत हो चुकी होती है। जियान यहाँ पर एक टैक्सी के जरिए जाती है। वो टैक्सी वाला जियान को बहुत ही अच्छे से जानता होता है और उसके अंकल के बारे में सुन वो उसे अपना कार्ड और कुछ पैसे देता है ताकि इस मुसीबत भरे वक्त में वो उसकी कुछ मदद कर सके। जियान को पुलिस ऑफिसर मुर्दा घर में लेकर जाते हैं। यहाँ पर उसे बताया जाता है कि उसके अंकल ने सुसाइड करी है। उसके अंकल का यहाँ पर नाम होता है जिनमिन, जियोंग जिनमिन और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके गले में एक छोटा सा कट का निशान है। जियान पूछती है कि उसके अंकल सुसाइड क्यों करेंगे और अगर कोई सुसाइड करेगा भी तो वो अपना हाथ काटता है ना कि गला, जिससे ये ऑफिसर कहता है कि वो अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट यही कहती है कि उन्होंने सुसाइड करी है। वो उसे बॉडी का दोबारा पोस्टमार्टम करने की भी बात करते हैं अगर उसे शक हो तो, पर जियान ऐसा नहीं करती। पर वो एक बात जरूर नोटिस करती है कि उसके अंकल के हाथ में एक टैटू है जिस पर मर्द हेल्प लिखा है। अब अगले कुछ दिनों तक क्रियाक्रम की सारी प्रोसीजर शुरू होती है। बहुत सारे लोग वहां पर आते हैं जिनके बारे में जियान को कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए जो टैक्सी ड्राइवर जियान की मदद किया था वही सबको ग्रीट करता है और जिनको वो जानता है उनके बारे में वो जियान को बताता है। पर उस जगह पर 2 ऐसे लोग भी आते हैं जिनके बारे में तो वो भी नहीं जानता होता। ये दोनों जुड़वा होते हैं और ये किसी से भी कुछ भी बात नहीं करते।
इवन कि पूछने पर भी वो अपने बारे में कुछ भी नहीं बताते। तो वहीं बाकी सारे लोग जिनमिन के बारे में ये कहते हैं कि उसने सुसाइड इसलिए करी होगी क्योंकि उसे धंधे में घाटा हुआ होगा, उसने लोन लिया होगा एक्सेट्रा। और वो सब ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जिनमिन का एक हार्डवेयर स्टोर होता है जहां से वो सारा सामान डिलीवर करते थे, जिसके एंड में सब एक एक करके निकल जाते हैं। पर अभी भी जियान के साथ एक पहाड़ सा आदमी होता है जिसके बारे में जियान को कुछ भी पता नहीं होता और इसलिए वो उससे कुछ बात भी नहीं करती। तो वहीं वो जियान से रेस्पेक्टफुली बात करता है और वो उसके ऑर्डर्स का वेट करता है, जिसके बाद गाड़ी वहां से रवाना हो जाती है जियान के घर की तरफ। नाउ यहाँ से कहानी फिर से थोड़ा सा पीछे जाती है जब जियान 20 साल की थी। यहाँ पर हम जियान के अंकल जिनमिन को जिंदा देखते हैं जो कि उसके रूम में कुछ बदलाव करते हैं, जैसे कि खिड़कियों पर लोहे के बार्स लगाना ताकि रूम में कोई एंटर न कर सके, और साथ ही वो उसके लिए एक लोहे की अलमारी भी खरीदते हैं जिसके अंदर जाकर वो छुप सके। और वो उसे साफ साफ कहते हैं कि वो अलमारी बुलेट प्रूफ है, जब गोलियों की बरसात होगी और कहीं छुपने का कोई रास्ता नहीं होगा तो वो उस अलमारी में चली जाए, उसे कुछ भी नहीं होगा। तो ही जियान कहती है कि 20 साल की कॉलेज स्टूडेंट पर कौन ही गोली चलाएगा, मैं यहाँ पर 5वें माले में हूँ, इतना ऊपर चोर आ ही नहीं सकता, ये लोहे की छड़े लगाने का क्या मतलब। तो वहीं जिनमिन उसे उसका आईडी देता हुआ कहता है कि उसका ये रजिस्ट्रेशन नंबर उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर है, वो उस नंबर को किसी भी कंडीशन में ना भूले, जो कि होता है 22019074। नाउ यहाँ से कहानी फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। जियान के साथ यहाँ पर एक लड़का होता है जो कि जियान को ये कह के इंट्रोड्यूस करता है कि वो उसके अंकल के साथ काम करता था, साथ ही वो खुद को उसके बचपन का साथी भी बताता है, मीन्स कि वो उसे बहुत टाइम से जानता है। इस पर्सन का नाम होता है जोंगमिन, जो कि उस घर की साफ सफाई करता है उसके अंकल के मरने के बाद। उसके अंकल ने बाथरूम में सुसाइड करी थी और वो जगह वैसे ही पड़ी थी, यही उसके अंकल को सबसे पहले देखता है और यही उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। खैर अभी जो मेन बात होती है वो ये होती है कि उस बाथरूम में उसे एक फोन मिलता है जो कि जिनमिन का होता है और सेम वही फोन वो जियान को ले जाकर देती है। ना इस फोन में कुछ मैसेजेस होते हैं। जिनमिन एक मैसेज में लिखता है कि उसने 70 मिलियन वॉन डिपॉजिट कर दिए हैं। ये अमाउंट इतना ज्यादा बड़ा होता है कि जियान को समझ में नहीं आता कि उसके अंकल ने ऐसा क्या खरीदा होगा कि उन्हें 70 मिलियन वॉन देने पड़े, क्योंकि उसके हिसाब से वो सिर्फ एक हार्डवेयर शॉप चलाते हैं। पर एक और मैसेज में तो इससे भी बड़ा अमाउंट होता है, उसमें इतने सारे जीरोस होते हैं कि जियान उसे गिन तक नहीं पाते। उसके अंकल जिनमिन के अकाउंट में 18.7 बिलियन वॉन होते हैं, इतना पैसा कि वो देश के सबसे अमीर इंसानों में गिना जाए। नाउ ये जो जोंगमिन होता है उसने एक बार जिनमिन के वेबसाइट को ठीक किया था और सेम उसी के बारे में वो जियान को बताता है। इस वेबसाइट में हार्डवेयर से रिलेटेड आइटम्स होते हैं जिसके सारे आइटम्स को भी अगर वो बेच दे तब भी 70 मिलियन वॉन नहीं बनेगा। नाउ जोंगमिन एक कंप्यूटर एक्सपर्ट होता है और इसीलिए वो उस वेबसाइट के सोर्स कोड को चेक करता है ताकि उन्हें ये पता चल जाए कि जो वो वेबसाइट देख रहे हैं वो सिर्फ एक फ्रंट पेज तो नहीं जिसके पीछे कोई और वेबसाइट हो, जिन्हें एक के बाद एक कई सारे कोड्स और लिंक मिलते हैं जो कि उन्हें फाइनली लेकर जाती है एक ऐसे वेबसाइट पर जिसका नाम होता है मर्थ हेल्प। और सेम यही टैटू जिनमिन के हाथ में बना था। ये वेबसाइट डार्क वेब पर होती है जहाँ पर गन्स, वेपन्स, बॉडी डिकम्पोजर जैसी चीजें होती हैं। इस वेबसाइट में हर वो सामान होते हैं जो कि एक स्पाई को चाहिए, जिससे किसी को मारा जा सके, जिससे किसी का नामो निशान मिटाया जा सके। इवन की ऐसी सर्विसेज भी होती हैं जिससे आप अपने बारे में इंटरनेट से सारी इंफॉर्मेशन इरेज कर सकते हैं। और इन सब का ऑनर होता है जिनमिन, जियान का अंकल। पर उस वेबसाइट से कोई भी कुछ भी नहीं खरीद सकता। उस वेबसाइट के वेरीफाइड यूजर्स को कोड दिया जाता है। जो लोग असैसिन्स होते हैं उनका कोड होता है रेड, जो जासूसी करते हैं उनका कोड होता है पर्पल, और जो डेड बॉडीज को ठिकाने लगाते हैं और सबूतों को मिटाते हैं उनका कोड होता है येलो। और इन सब को किसी भी कंडीशन में ग्रीन कोड को बजाना होता है, फिर चाहे उन्हें अपनी जान दांव पर ही क्यों न लगानी पड़े। और इस ग्रीन कोड में सिर्फ 2 लोग होते हैं, पहला खुद जिनमिन उस वेबसाइट का ऑनर, और दूसरी होती है जियान उसकी भतीजी जो कि अब उस वेबसाइट की ऑनर होगी। तभी हम देखते हैं कि उस वेबसाइट का एक यूजर मैसेज करता है और कहता है कि उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं और उसे माल चाहिए, जिसका जियान रिप्लाई करती है कि शॉप अभी बंद है, वो पैसे वापस रिफंड कर देगी। इस पर वो पर्सन रिप्लाई करता है कि जिनमिन तो मर गया, अब मरने की बारी उसकी। और इसी के साथ उसके घर की बेल बजती है और साथ ही हम फाइटर ड्रोन्स को उड़ता हुआ उनके घर की तरफ जाते हुए देखते हैं, जिसके साथ ये
पहला एपिसोड हो जाता है खत्म। नाउ सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हम उन ड्रोन्स को उड़ता हुआ देखते हैं जिन्हें रोकने के लिए एक लेडी एक हाई टेक सिग्नल जैमर गन का इस्तेमाल करती है। और यहाँ से कहानी फिर से शिफ्ट होती है पास्ट में, जहाँ पर हम जिनमिन को देखते हैं जो कि अपने माँ के फ्यूनरल पर जाता है। यहाँ पर वो अपने बड़े भाई को अपनी मॉम की सडन डेथ के लिए पोस्टमार्टम करने के कहता है, जो कि गुस्से में उसे ढेर सारी बातें बताने लगता है। जिनमिन अब तक कहाँ था ये उन्हें पता नहीं होता। वो अचानक से एक दिन घर आता है और उसके कुछ दिन बाद उसकी माँ की मौत हो जाती है। वो गुस्से में उसे बताता है कि उनकी माँ को 8 सालों से कैंसर था, वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी एक्सेट्रा। जिसके कुछ समय बाद एक पर्सन फ्यूनरल पर आता है, तो वहीं हम जिनमिन को घर में देख पाते हैं जियान के साथ, जो कि उसे डिस्कवरी चैनल दिखाते हुए एक लेसन सिखाता है कि कमजोर हमेशा शोर मचाते हुए आते हैं, तो वहीं ताकतवर खामोशी से उनका मुकाबला करते हैं और अब उसे भी ताकतवर बनना होगा। तभी जिनमिन को कोई कॉल करता है। जिनमिन उससे पूछता है कि उसे उसका नंबर कहाँ से मिला, तो वहीं वो पर्सन उसे कुछ ऐसा बताता है जिससे जिनमिन परेशान हो जाता है। वो जियान से कहता है कि उसका एक फ्रेंड आएगा, पर वो तब तक दरवाजा ना खोले जब तक वो पर्सन एक रिडल सॉल्व नहीं करता, जिसका आंसर होता है स्टेबल टेनिस। नाउ जिनमिन के जाने के बाद हम एक इंसान को उस घर में एंटर करता हुआ देखते हैं। जियान उससे रिडल तो पूछती है पर वो जवाब नहीं देता। वो पर्सन एक एक कर घर के सारे लॉक्स को ओपन करता है और घर के अंदर आ जाता है। तभी कोई उसे घर के बाहर खींच लेता है। उन दोनों के बीच में कुछ देर तक लड़ाई होती है, जिसके बाद जो पर्सन घर के अंदर आता है वो उसे रिडल का सही आंसर देता है। ये पर्सन बोल नहीं पाता, इसलिए ये जियान को सब कुछ लिख कर बताता है और उसे घर के अंदर कहीं पर छुपने के लिए कहता है। जिसके कुछ देर बाद हम घर में कुछ और लोगों को एंटर करते हुए देखते हैं, जो कि उस पर्सन को मार डालते हैं। वो जियान के साथ भी यही करने के लिए उसे ढूंढते हैं, जो कि बचने के लिए खिड़की के बाहर लटक जाती है और वो वहां से गिर भी जाती है। लकीली वो एक सोफा पर गिरती है, जो कि जब वहां से भागने लगती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। नौ जिस हॉस्पिटल में उसे लेकर जाया जाता है, वहां पर 2 ऑफिसर्स बात कर रहे होते हैं उसके पेरेंट्स के बारे में, जिन्हें पिछली रात को ही मार दिया जाता है। जियान के अंकल सालों से लापता होते हैं, जिनका सोशल सिक्योरिटी नंबर भी अब कैंसिल कर दिया गया होता है। पुलिस के अनुसार जियान का यहाँ पर अब कोई भी नहीं होता। नाउ कुछ देर बाद जियान होश में आती है और जब वो होश में आती है तो वो एक हाइना को देखती है, जो कि एक कटा हुआ हाथ लेकर उसके वार्ड में एंटर करता है। वो हाथ उसके अंकल के फ्रेंड का था, जिसे ले वो हाइना उसके बेड पर चढ़ जाता है और डर कर जियान की आंख खुल जाती है। नाउ जियान वहां से भागती है क्योंकि उसे किसी की आहट सुनाई देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक पर्सन जियान को मारने आया है और वो जियान को मारने के लिए उसका पीछा करता है। तो वहीं जियान भागते हुए मुर्दा घर में चली जाती है और वो छुपने के लिए अपनी माँ की डेड बॉडी के साथ सो जाती है। वो किलर उसे मारने के लिए वहां पर भी जाता है, पर तब तक जिनमिन वहां पर आकर उसे बचा लेता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है अपने घर। यहाँ पर हम देखते हैं कि जियान सदमे में होने की वजह से बोल नहीं पाती। वो रोती भी नहीं और ना ही वो खुश होती है। जिनमिन उसे स्ट्रांग बनाने के लिए उसकी कोई मदद नहीं करता। वो उसकी केयर करता है पर उसकी मदद नहीं करता। धीरे धीरे जियान सब कुछ सीखने लगती है, तो वहीं स्कूल में स्टूडेंट्स उसे बुली करने लगते हैं क्योंकि वो बोलती नहीं। एक दिन वो उसे एक जगह पर बंद कर देते हैं। सिंस की जियान कुछ बोलती नहीं, किसी को कुछ पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ है। नाउ रात होने पर जियान को वो हाइना एक बार फिर से दिखाई देता है, जिसे देख जियान रोने चिल्लाने लगती है और उसके रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर जियान उसे वहाँ से बचा कर ले जाता है। नाउ कहानी यहाँ से फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर जियान को एक पर्सन मारने की धमकी देता है और फिर उसके बाद उसके घर की बेल बजती है। एक लेडी उसके घर के बाहर खड़ी होती है और वो खुद को चाइनीज ट्यूटर कह के घर में एंटर करने की कोशिश करती है, पर जियान उसे अंदर आने नहीं देती। साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं कि उस लेडी के पास एक गन भी है, जिसका वो इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार होती है। वो घर में एंटर करने के लिए कई सारे बहाने बनाती है, पर जियान उसे अंदर ही आने नहीं देती, जिससे वो लेडी परेशान होकर वहां से चली जाती है। तो वहीं वो पर्सन जियान को एक बार फिर से मैसेज करता है कि किसी और को खुद को मारने मत देना, मैं खुद तुम्हें मारने के लिए आ रहा हूँ। जिसके कुछ देर बाद घर के बाहर विस्फोट होता है, जिसे देखने के लिए जब वो दोनों जाते हैं तो वो देखते हैं कि घर की दीवार टूटी हुई है। तभी वहाँ पर 3 फाइटर ड्रोन्स आते हैं, जो कि धड़ाधड़
धड़ाधड़ गोलियों की बरसात करने लग जाते हैं। अच्छी बात यह होती है कि उस घर के शीशे बुलेट प्रूफ होते हैं, घर के शीशे ही नहीं बल्कि दरवाजे भी, जिससे वो ड्रोन फायरिंग करना बंद कर देते हैं। जिसके बाद एक और ड्रोन आता है जो कि उस बुलेट प्रूफ शीशे पर बॉम्ब फेंकता है, जिसके टूटने पर एक बार फिर से बुलेट बरसना शुरू हो जाती है। तो वहीं वो दोनों छुपने के लिए घर के अंदर भागते हैं, जहां पर जियान एक गुलेल से एक ड्रोन को मार गिराती है, जिससे हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि जिनमिन के मरने के बाद उसके स्टोर से सारा सामान लूटने का प्लान बनाते हैं। और ऐसा करने के लिए वो लोग अपने अपने शरीर से ट्रैकिंग डिवाइस को निकालते हैं जो कि जिनमिन ने उन्हें दिया था। एक तरह से कह सकते हैं कि वो उनका कोड था जिसके जरिए वो जिनमिन से वेपन्स खरीदते थे। और अब सिंस कि वो मर गया है, उन्हें उसकी कोई जरूरत नहीं, प्लस ये खुद उसके स्टोर को लूटने जा रहे होते हैं। और इसी के साथ ये सेकंड एपिसोड भी हो जाती है खत्म। नाउ थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम जिनमिन को देखते हैं जो कि जियान को ट्रेन करता है आने वाले खतरों के लिए, पर वो उसे अभी भी सब कुछ नहीं बताता। जिसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर जियान उस ड्रोन को मार गिराती है और वो दोनों एक लोहे के दरवाजे को अपना शील्ड बनाकर बाकी के ड्रोन्स को भी मारने के लिए निकल पड़ते हैं। तो वहीं घर के बाहर हम उस लेडी को एक बार फिर से आता हुआ देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी से एक हाईटेक वेपन निकालकर उसका यूज करती है उन ड्रोन को डिसआर्म करने में। जिसके बाद वो घर में एंटर कर सबसे पहले जियोंगमिन को गन पॉइंट पर लेती है और उसके बाद वो उसके हाथ को स्कैन करती है, जिसमें कोई भी चिप नहीं मिलता। वो उससे पूछती है कि वो कौन है, जो कि जब खुद को जियान का फ्रेंड बताता है तो वो उसे बेहोश कर देती है। जिसके कुछ देर बाद जियान एक गुलेल लेकर बाहर आती है। वो उस लेडी पर अटैक भी करती है, पर वो लेडी उसे खुद के साथ ज्यादा देर तक खेलने नहीं देती। नाउ जियान के हाथ में भी एक चिप लगा होता है जिसे स्कैन करने पर वो ग्रीन शो करता है, जिससे ये उसे उसके अंकल के बारे में बताने लगती है और कहती है कि उसे उसके अंकल की तरह सोचना चाहिए, यूं किसी पर भी बिना सोचे समझे अटैक नहीं करना चाहिए। अब वो इससे पहले उसे कुछ एक्सप्लेन करती, यहाँ पर होती है स्नाइपर की एंट्री। इसका नाम वैसे मिन्हे होता है जो कि जियान को बचाने के लिए उसे लात मारती है। वो दोनों दीवार के पीछे जाकर छुप जाते हैं ताकि वो स्नाइपर उन्हें मार न सके। नाउ मिन्हे उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि उसका अंकल कौन था और वो उसे कैसे प्रोटेक्ट करता आ रहा था अब तक। जियान के अंकल ने अपने सभी मेंबर्स को ये ऑर्डर दिया होता है कि अगर जियान कहीं भी 3 बार उसका नाम ले तो सभी को रेड अलर्ट मोड में आ जाना है और उसे किसी भी कंडीशन में प्रोटेक्ट करना है। जियान ने 10 सालों में ऐसा सिर्फ 3 बार किया होता है और जब भी उसने ऐसा किया वो लोग हमेशा के लिए गायब हो गए जो कि उसे परेशान कर रहे थे। फिर चाहे वो स्कूल में परेशान करने वाली एक बुली हो या फिर उसके कॉलेज का एक लड़का, इवन कि जिस कैफे में जियान काम करती थी और वहाँ का मैनेजर भी उसे छेड़ने लगा तो वो भी वहाँ से गायब हो गया। रीजन सिंपल है, सबको सिर्फ एक ही इंसान को प्रोटेक्ट करना था और वो इंसान सिर्फ जियान होती है। नाउ सिंस कि उसके अंकल मर चुके हैं, उसके ऑर्डर को अब सभी लोग नहीं मानते। वो जियान को मारना चाहते हैं ताकि वो जिनमिन के वेपन स्टोर को लूट सके, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि जियान को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर अब मिन्हे है, सबसे खतरनाक फाइटर क्लास एस, जिनसे लड़ना मतलब साक्षात मौत। इसलिए वो स्नाइपर उसे मारने की कोशिश करता है ताकि वो सब सेफली उस घर के अंदर एंटर कर सके, पर गोली मिन्हे के बाजू को छूते हुए निकल जाती है, जिससे उसका गन वहीं पर गिर जाता है। नाउ जब इसे पता चलता है कि मिन्हे जियान को प्रोटेक्ट कर रही है तो ये अंदर जाने से मना कर देता है अनलेस उनका लीडर उसे दुगना पैसा दे, जिसका नाम ली शोंग जो होता है, जो कि दुगना पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है। नाउ ये सब एक एक कर ब्रिज से नीचे उतरते हैं तो वहीं जियान ब्लाइंड स्पॉट्स ढूंढने लगती है, मतलब ऐसी जगह जहां पर वो स्नाइपर अटैक नहीं कर सकता। और ऐसा करने के लिए वो एक शीशे को झाड़ू में बांध तब तक ऊपर नीचे करती है जब तक उस स्नाइपर का निशाना चुकता नहीं। जिसके बाद वो एक फ्रिज पर चढ़कर छलांग लगाने का प्लान बनाती है। तो वहीं वो स्नाइपर भी अपने ड्राइवर को गाड़ी थोड़ा सा आगे करने के लिए कहता है ताकि वो जियान को शूट करके मार सके। और जैसे ही जियान वहां से कूदती है वो फायर करता है, जिससे गोली ऑलमोस्ट जियान को छूते हुए निकल जाती है। पर जियान सेफली दूसरी तरफ चली जरूर जाती है, जहां पर सबसे पहले वो उस गन को निकालने की कोशिश करती है ताकि उसके पास भी एक वेपन हो, जो कि जब उसके हाथ नहीं आता तो वो उस सोफा को ही वहां से उल्टा कर देती है, जिसके नीचे एक स्नाइपिंग राइफल होता है। पर अभी के लिए तो जियान उस पिस्टल को उठा सीधा तान देती है मिन्हे पर, जो कि उससे बिना डरे पूछती है कि क्या उसे वो चलाना आता है, और ये यहाँ पर इशारा करती है उस स्नाइपर की तरफ, जिसके लिए मिन्हे उसे गाइड करती है कि उसे क्या करना है। और जियान ऐसा करके ही फायर करती है, जो कि उस पर्सन को तो नहीं लगता पर उस तक पहुंच जरूर जाता है। नाउ हमें यहाँ पर एक बात पता चलती है
कि मिन्हे जिनमिन से प्यार करती थी और इसलिए वो उसके मरने के बाद भी जियान को प्रोटेक्ट करने आती है। तो वहीं दर्जन भर लोग घर के बाहर इस ताक में बैठे होते हैं कि वो कब अंदर जाकर उन दोनों को मार सके। इसलिए मिन्हे जियान को कहती है कि उन्हें स्टोरेज रूम में जाना होगा। जिनमिन के स्टोरेज रूम में मुर्थल तक जाने का रास्ता है, वहाँ पर वो सेफ रहेंगे, जिसके लिए वो दोनों आयरन डोर को शील्ड की तरह यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो वहीं वो स्नाइपर बस उन्हें ही मारने के लिए निशाना लगाए बैठा होता है, पर उस पर भी कोई निशाना लगाए बैठा होता है। मिन्हे उसे शूट करती है, पर बुलेट गाड़ी से टकराकर सीधा उसके ड्राइवर को मार देती है। तो वहीं इस बीच तक वो दोनों स्टोरेज रूम में एंटर कर जाते हैं और उन्हीं को मारने के लिए वो लोग एक एक करके स्टोरेज रूम में एंटर करने लगते हैं, जिन्हें रोकने के लिए मिन्हे भी वहाँ पर आती है और वो उन पर फायर करने लगती है ताकि जियान को थोड़ा सा और टाइम मिल सके। नाउ मिन्हे उन सब से अकेले ही लड़ती है। तो वहीं जियान का काम होता है उस सीक्रेट चेम्बर में जाना जहाँ पर उसके अंकल सारा वेपन सकते हैं, और वो उस जगह का एंट्रेंस ढूंढ भी लेती है, पर उसे एक्सेस करने के लिए चाहिए होता है एक पासवर्ड। जियान यहाँ पर बहुत कुछ ट्राई करती है पर कोई भी सही पासवर्ड नहीं होता। फिर उसे याद आता है कि उसके अंकल ने उसे कॉलेज की आईडी नंबर को याद करने को कहा था और वो सेम उसी को एंटर करती है जो कि उसे लेकर जाती है अंडरग्राउंड। एंड सिंस कि उसके साथ योंगमिन भी होता है, वो भी मुर्थल के वेपन स्टोरेज में चला जाता है, जहाँ पर वो दोनों अकेले नहीं होते बल्कि वहाँ पर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि हर एक चीज की जानकारी रखता है और इसका नाम होता है ब्रदर। और इसी के साथ ये तीसरी एपिसोड भी हो जाती है खत्म। नाउ फोर्थ एपिसोड की शुरुआत में हम हीरिंग को होता हुआ देखते हैं, जहां पर जिनमिन को किसी केस में गवाह बनाया गया होता है, जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और कोई जिनमिन को कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि वो जिंदा है और वो तुम्हारी मॉम के फ्यूनरल की तरफ जा रहा है ली श्योंग जो के साथ। अब यहाँ पर वो का मतलब कोई और इंसान है, क्योंकि ली श्योंग जो तो इस स्नाइपर का नाम है। इसलिए जिनमिन यहाँ पर किसी होंडा नाम के पर्सन को मैसेज करता है कि बेल जिंदा है और वो उसके परिवार को मारने के लिए आ रहा है। इसलिए वो उससे हेल्प मांगता है कि वो जियान का ध्यान रखे। मतलब कि इस पर्सन का नाम होंडा था जो कि जियान को बचाने के लिए आया था। तो वह जिनमिन जब अपने मॉम के फ्यूनरल की तरफ जाता है तो हम देखते हैं कि उस पर भी कोई अटैक करता है और यहाँ से कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर जियान उस वेपन स्टोरेज रूम में एंट्री कर चुकी होती है और ब्रदर नाम का वो पर्सन उन दोनों पर गन तानता है। तो वहीं बाहर मिन्हे लाइट ऑफ करके एक एक स्नाइपर को शूट करने लगती है। मिन्हे की फाइटिंग स्किल उन सब के फाइटिंग स्किल से कहीं आगे होती है, इसलिए वो एक एक करके बड़ी ही आसानी से सबको मारने लगती है, जिसके आखिर में बच जाता है उन सब का लीडर, जिसके साथ मिन्हे एक चाकू के साथ लड़ती है। वो भी लड़ने में काफी अच्छा होता है, बस मिन्हे के चाकू में जहर लगा होता है, जिसके एक ही बार से वो पर्सन ढेर हो जाता है। नाउ ये पर्सन जियान को एक हथकड़ी देता है और जियोंगमिन को उसे पहनाने के लिए कहता है, पर जियान उसे ट्रिक करते हुए उसी पर अटैक कर उसे बेहोश कर देती है, जिसका जब वो मास्क उतारती है तो उसका चेहरा देख उसे अपने बॉयफ्रेंड की याद आती है। जिससे कहानी यहाँ से फिर से पास में जाती है। यहाँ पर हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि जियान के साथ कॉलेज में होता है। दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, बट जिनमिन जियान की सुरक्षा के लिए उसे जियान से दूर कर देता है, जिसका रियल रीजन तो अब तक आप समझ ही गए होंगे। बट इन सब में भी वो जियान को एक चैलेंज करता है कि अगर वो उसके चेहरे पर एक पंच मार देगी तो वो उसे उस पर्सन से मिलने देगा और उसे उसके साथ रहने देगा। जियान ऐसा करने की बहुत कोशिश करती है, पर जिनमिन उसे ऐसा करने नहीं देता। तंग आकर जियान जिनमिन की फ्रेंड पासिन से मुई थाई सीखती है और उन सब में वो इतना बिजी हो जाती है कि उसे लव शप करने का टाइम ही नहीं मिलता। जियान एक दिन अपने उन फाइटिंग स्किल्स को यूज भी करती है, पर सही टाइम आने पर जिनमिन आकर उसे उन सब से बचा लेता है, जिसमें उसके हाथ पर एक कट भी लग जाता है। जिनमिन उसे कहता है कि लड़ाई सीखना अलग बात है और लड़ना अलग, खास करके तब जब सामने वाले के हाथ में हथियार हो। इसलिए वो उसे अगली बार ऐसे सिचुएशन से भागने के लिए कहता है ताकि वो सेफ रहे। नाउ कहानी यहाँ से फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर जियान देखती है कि उस रूम में बहुत सारे सीसीटीवी फुटेजेस हैं। हर उस रास्ते में एक कैमरा लगा है जहाँ से जियान आती जाती है। उसके क्लासरूम, उसके बेडरूम, इवन कि उसके बाथरूम तक में भी कैमरा है। मींस कि वो पर्सन उसे हर वक्त देख रहा था और ये सब देख जियान काफी गुस्सा होती है। वो उसे इन सब के बारे में पूछती है, स्पेशली ये बात कि ये सब क्या उसके अंकल ने उसे करने के लिए कहा। तो वह ये पर्सन कहता है कि इन सब के लिए वक्त नहीं है, मिन्हे के पास बुलेट्स खत्म हो चुकी है और उसे मेडिसिन चाहिए और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मिन्हे उन्हें अकेले नहीं रोक पाएगी। नाउ इस जगह पर अंधेरा होता है, इसलिए जियोंगमिन वहाँ के लाइट्स को ऑन कर देता है। लाइट से उस पर्सन को प्रॉब्लम होने लगती है और इसलिए वो चिल्लाने लगता है।
जिससे जियान उसे इंटेरोगेट करने लगती है और वो उसे सब कुछ बताने लगता है फ्रॉम स्टार्ट। बट जोंगमिन पता नहीं क्यों उसे रोक देता है। वो उसके मुंह पर एक कपड़ा ठूस देता है जैसे कि वो उसे इंटेंशनली रोकना चाहता हो सच बताने से, और ऐसा कर वो वहाँ पर मौजूद सर्वर्स को देखने लगता है। ठीक इसी मौके का फायदा उठा वो पर्सन वहाँ से भाग जाता है, पर जाते वक्त वो ये जरूर कहता है कि जोंगमिन पर भरोसा मत करना। जिसके पीछे जब जियान जाती है तो वो उसे बड़ी ही चालाकी से एक जगह पर कैद कर लेता है। फिर उसके बाद लाइट को ऑफ करके वो जोंगमिन को एक टेजर गन से बेहोश कर देता है, जिसे ऐसा करते हुए जियान मॉनिटर में देखती है। नाउ ये उसे अच्छे से बांधता है और फिर उसके बाद वो जियान के पास जाकर उसे उस रूम में मौजूद सेकंड ड्रॉअर को खोलने के लिए कहता है। उस ड्रॉअर में एक मैनुअल होता है जिसे जिनमिन ने रखा था इमरजेंसी में जियान को मुरथल्प के बारे में समझाने के लिए। नाउ ये उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट को रीड करता है जिसमें वो सिंपली उसे एक लॉयर की तरह जिनमिन की सारी प्रॉपर्टी का ऑनर बनाता है और खुद को उसका एक वफादार साथी बताता है कि वो किसी भी सूरत में उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नाउ जियान को वहां से निकलना होता है, इसलिए वो उसके उस कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दे देती है और उसे ऑर्डर करती है कि वो उसे वहां से बाहर निकाले। जिसको जैसे ही वो पर्सन वहां से बाहर निकालता है, जियान फिर से उसे गन पॉइंट पर ले लेती है और जोंगमिन के पास उसे चलने के लिए कहती है, जो कि उसे बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता और ऐसा करने का वो उसे रीजन बताता है कि उसके बॉस को उसी ने ही मारा था। नौ जियान के कहने पर वो उसे खोल तो देता है, पर जोंगमिन को जियान यहाँ पर अपनी मनमानी करने नहीं देती। ब्रदर जियान को बताता है कि उसने बहुत सारे एविडेंसेस को मिटा दिए हैं। तो वहीं जोंगमिन कहता है कि यहाँ तक आने में वो मरते मरते बचा, वो उस परवर्ट की बात क्यों मान रही है। तो वहीं ब्रदर कहता है कि उसके पास सबूत है, सीसीटीवी फुटेजेस, जो कि उसने फोल्डर नंबर 0404 में रखा है। नौजियान उसे ओपन करने के लिए आगे बढ़ती है, तो वहीं जोंगमिन उसे रोकने के लिए 10 तरह के बातें बनाता है, जैसे कि उस फोल्डर में वायरस होगा, सारा सिस्टम करप्ट हो जाएगा एक्सेट्रा। जियान यहाँ पर फैसला नहीं कर पाती कि वो किस पर यकीन करे, उस पर जिसे वो इतने टाइम से जानती है या फिर उस पर जो कि उससे इतने टाइम से जानता है। इसलिए वो उन दोनों में से जोंगमिन को चुनती है और ब्रदर को मेडिसिन और एम्यूनेशन के साथ भेजती है मिन्हे की हेल्प करने के लिए। जिसके जाने के बाद जोंगमिन अपना असली रंग दिखाता है और जियान के गर्दन में वो एक इंजेक्शन घुसा देता है, सेम वही इंजेक्शन जो कि मिन्हे ने उसे लगाया था। और इसी के साथ ये 4th एपिसोड भी हो जाती है खत्म। नाउ 5th एपिसोड के शुरुआत में हम कुछ नए प्लेयर्स को आता हुआ देखते हैं। इनके पास तो और भी हाईटेक हथियार होते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले कहानी पीछे जाती है, जहाँ पर हम जोंगमिन को जिनमिन के पास जाता हुआ देखते हैं। ये यहाँ पर काम मांगने के लिए आया होता है, जिसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर सेम वही जोंगमिन किसी को कॉल करता है कि वो अंदर आ चुका है और शॉपिंग मॉल को रीसेट करके वो अगले 3 दिन में उसे हैंड ओवर कर देगा। तो वहीं वो इंसान अब उसे ऑर्डर देता है कि वो जियान को जान से मार दे, जो कि अब होश में आ चुकी होती है। जोंगमिन बड़बोला होता है, इसलिए वो जियान को सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, जिससे कहानी पास्ट में फिर से जाती है। पता चलता है कि उसने मुरथल्प नाम की उस वेबसाइट को हैक कर लिया था। इस बारे में कुछ ऐसे लोगों को पता चलता है जो कि अच्छे नहीं होते। वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल जोंगमिन के घर जाते हैं। वो दोनों को अच्छे तरीके से मारते पीटते हैं, फिर उन्हें लिमिटेड टाइम दिया जाता है फिर से उस वेबसाइट को हैक करने का। जोंगमिन ऐसा कर लेता है, इसलिए वो बच जाता है। तो वहीं उसका फ्रेंड ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए वो लोग उसके फ्रेंड को मार देते हैं। इस पर्सन का नाम होता है ली योंगहन, जिसका निक नेम होता है बेबीलोन, और यही जोंगमिन को जिनमिन के पास भेजता है ताकि वो वहाँ पर जाकर ये पता लगा सके कि जिनमिन का वो वेपन स्टोर कहाँ पर है। नाउ जिनमिन उसे ऐसे ही अपने पास काम के लिए नहीं रखता, इसलिए जोंगमिन उसे जियान के बारे में बताने लगता है कि वो उसका फ्रेंड है, बचपन में उसी ने उसकी मदद करी थी उसे ढूंढने में। जिनमिन को ये बात बहुत ही अच्छे से याद होती है, इसलिए वो उसे काम पर रख लेता है और ये आते ही उस जगह की जासूसी करना शुरू कर देता है। नाउ सबसे पहले तो ये चुपके से जिनमिन के कंप्यूटर में एक वायरस डालता है, फिर उसी वायरस को रिमूव करने के बहाने से जिनमिन के पूरे कंप्यूटर से सारा डाटा चुरा लेता है, स्पेशली मुरथल्प के वेबसाइट का डाटा। सेम उसी डाटा के जरिए वो उसके वेबसाइट में सेफली एंट्री एग्जिट पोल बनाता है, पर उसे शक हो जाता है कि ली योंगहन उसे मार देगा, इसलिए वो उस पोर्टल का एक्सेस उसे नहीं देता और ऐसा सेटअप कर देता है कि अगर उन्हें उस वेबसाइट में एंटर करना होगा तो उन्हें उसकी मदद लेनी पड़ेगी। बट
बट उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो लोग उसके वेबसाइट के पीछे नहीं पड़े होते। उन्हें जिनमिन का वो वेपन स्टोरेज चाहिए होता है, ना कि वो वेबसाइट, और इसलिए वो जियोंगमिन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। जियोंगमिन अपने आप को बचाने के लिए कहता है कि वो लोग उसे एक और मौका दें, वो उस स्टोरेज रूम को ढूंढने में उनकी मदद कर सकता है। नाउ कहानी यहाँ से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर जियोंगमिन उस फोल्डर को ओपन कर उसमें मौजूद वीडियो को प्ले करता है जिसमें हम जियोंगमिन को रस्सी से लटका हुआ देखते हैं। तो वह जिनमिन फोन में तो किसी से बात कर रहा होता है या फिर कुछ सुन रहा होता है, जिसके बाद वो वॉशरूम में जाता है और इससे आगे की वीडियो फुटेज नहीं होती। तो वह जिनमिन के पास भी एक रिकॉर्डिंग होता है जो कि वो जियान के लिए प्ले करता है, जिससे कहानी उसी टाइम में शिफ्ट होती है जब वो इंसिडेंट हुआ था। हम यहाँ पर जिनमिन को जियान की ऑडियो को सुनता हुआ देखते हैं जो कि डरते हुए अपने अंकल को आवाज लगाती है कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। ये ऑडियो उसे जियोंगमिन के फोन में मिलती है, मतलब उसी ने ही उसके साथ कुछ किया है। तो वह ये कहता है कि अगर उसने उसे मारा तो बेबीलोन उसकी भतीजी को मार देगा। साथ ही ये उसे खुद को छोड़ने के लिए भी कहता है क्योंकि बेबीलोन ने जियान को छोड़ने के लिए एक शर्त रखी होती है कि अगर वो अपने आप को मारेगा तभी वो जियान को छोड़ेगा। और सेम उसे ही बचाने के लिए जिनमिन यहाँ पर सुसाइड करता है, जिसकी डेड बॉडी के फुटेज जियोंगमिन ने यहाँ पर रिकॉर्ड करी होती है। नाउ जियान कहती है कि उसने तो कभी वो कहा ही नहीं, उसके पास उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ से आई। जियोंगमिन कहता है कि डीप फेक वेबसाइट से, उसके लिए ये बनाना सिर्फ 10 मिनट का काम है और वो उसे ऐसा करके भी दिखाता है। नाउ जिनमिन मर चुका होता है और जियान को वो मारने वाला होता है। गुस्सा और दुख दोनों ही उसे बहुत आता है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट होता है ठंडे दिमाग से उस सिचुएशन से बाहर निकलने के बारे में सोचना, जिसके लिए जिनमिन हंसने लगती है और उसे कहती है कि अगर उसने उसे मारा तो वो वहाँ से जिंदा नहीं निकल सकता। सबसे पहले तो मिन्हे ही उसे मार देगी और अगर किसी तरह से वो बच गया तो वो सारे लोग उसे मार देंगे जिनका काम सिर्फ कोड ग्रीन को प्रोटेक्ट करना है, और कोड ग्रीन सिर्फ उसके पास है, सिर्फ वही उन सब को रोक सकती है। तेरा ये बेबीलोन तुझे आम की तरह चूस कर फेंक देगा। उन्हें तुम्हारी जरूरत इस जगह का सिर्फ पता लगाने के लिए चाहिए था और अब उन्हें पता चल गया है और इसलिए अब उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। बाहर निकलोगे तो सबसे पहले वही तुम्हें मारेगा। नाउ ये सारी बातें सुन जियोंगमिन की फटके हाथ में आ जाती है। वो उसके सर पर बंदूक रखता है इससे पहले कि वो उसे और डराए। जियान उससे बचने के लिए लड़ने लगती है। दोनों के बीच में काफी संघर्ष होती है। जियान चेयर से बंधी होती है इसलिए वो उसे अपने पैरों से पकड़ लेती है। वो दांतों से उसके कान को काट लेती है और इस बीच वो अपने आप को छुड़ाती भी है, जो कि जब छूटती है तो वो सीधा वहाँ से बचने के लिए भागती है और अपने आप को बचाने के लिए वो अब एक ट्रैप बिछाती है ताकि वो जियोंगमिन को रोक सके खुद को मारने से। तो वहीं बाहर अब तक कुछ अलाइड प्लेयर्स आ चुके होते हैं। इनके पास ना सिर्फ ज्यादा मेंबर्स होते हैं बल्कि इनके पास हाई टेक हथियार भी होते हैं। ये दिखने में किसी स्पेशल फोर्स से कम नहीं होते, जिनसे लड़ने के लिए ब्रदर मिन्हे को अच्छा खासा हथियार देता है, जो कि जिनमिन ने ठीक ऐसे ही मौकों के लिए छुपाया था। तो वह नीचे स्टोर में जियान जियोंगमिन को अपने जाल में फंसा लेती है और वो उसे लात मारकर बेहोश कर देती है। नाउ इसके पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है उस जगह पर मौजूद यूजर मैनुअल को पढ़ना, जो कि जिनमिन ने उसके लिए छोड़ा था। यहाँ पर जिनमिन लिखता है कि अगर उस पर अटैक हुआ है तो वो सीधा पेज नंबर 87 पर जाए। यहाँ पर जियान के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन भागने का होता है, जिसका सारा बंदोबस्त जिनमिन पहले ही कर चुका होता है। पैसा, पासपोर्ट, नया नाम, नई आइडेंटिटी, हर वो चीज जिससे वो एकदम नई लाइफ जी सकती है। तो वही दूसरा ऑप्शन अपने फ्रेंड की मदद करने का होता है, जो कि उसके लिए अपनी जान को दांव पर लगाने के लिए तैयार होते हैं। जियान यहाँ पर पहला रास्ता चुनती है, पर वहाँ से बाहर निकलने का उसका मन नहीं करता और वो वापस आकर लड़ने का प्लान बनाती है अपने दोस्तों के साथ। तो वही वो लोग घर में अटैक करने के लिए निकलते हैं, जिनमें से सबसे पहले तो वो रोबोट जाता है, जो कि इतना फुर्तीला होता है कि मिन्हे उसे मार ही नहीं पाती। जिसके बाद वो लोग अपने अपने गन से मिन्हे पर शूट करने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए ब्रदर पूरे घर को शट डाउन करने लगता है। वो सब लोग दौड़ते हैं ताकि वो घर में एंटर कर सके। तो वही मिन्हे ब्रदर के साथ सेफली घर के अंदर के हिस्सों में चली जाती है, पर वो रोबोट पूरी तरह से घर को शट डाउन होने नहीं देता। वो अपने आप को फंसाकर रास्ता खुला रखता है ताकि सारे सोल्जर्स घर के अंदर जा सके, और वो सब एक एक करके बड़ी ही आसानी से ऐसा कर लेते हैं। नाउ वो रोबोट अपना कमाल दिखाता है। सबसे पहले तो वो मेटल की दीवार में छेद करता है, फिर उसके बाद अंदर टीयर गैस भेजता है। वो लोग भी फुल्ली प्रिपेयर्ड होते हैं और वो बस सही मौके का आने का इंतजार करते हैं, जिसके आने पर मिन्हे एक लाइट ग्रेनेड बाहर फेंकती है और बाहर निकलकर एक एक को मारना चालू कर देती है, जिसके एंड में सिर्फ एक आदमी बचता है, जिसे भी मारने के लिए जियान यहाँ पर 2 ग्रेनेड्स फेंकती है, जिससे इन्हें तो
अंदर के विजुअल्स मिलना बंद हो जाते हैं, पर कुमा यहाँ पर नहीं मरा होता, अभी भी वो जिंदा होता है, जो कि घायल मिन्हे को गोली मारता है और जियान को लेकर जाने की कोशिश करता है। जिससे बचने के लिए जियान उससे लड़ने लगती है और गुस्से में आकर वो उसे चाकू से मारने की कोशिश करता है, पर इसी टाइम आकर कोई कुमा के पीठ पर चाकू घुसा देता है और हम देखते हैं कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि पासिन है। नाउ ये सारी इंसिडेंट को होता हुआ इन सब का मास्टरमाइंड देख रहा होता है, जिसका नाम होता है बेल, और ये अब यहाँ पर अपने सबसे बेस्ट प्लेयर्स को भेजता है, जिन्हें कांग ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है, दी मोस्ट डेडली असैसिन्स। और इसी के साथ ये 5th एपिसोड हो जाती है खत्म। नाउ आगे की कहानी बहुत ही ज्यादा लेंथी और कंफ्यूजिंग है, इसलिए उन्हें इस वीडियो में डालना सही नहीं रहेगा। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि बेल कौन है, जिनमिन से उसकी दुश्मनी क्या है, जियान यहाँ पर बच पाएगी या नहीं, और उसकी मदद करने के लिए कौन कौन यहाँ पर आगे आएगा। Till then, take care and like this video if you enjoyed. See you soon.